हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है, यानी कौन नहीं है आपको बताना है। ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश, या फिर कृषकों का श्रम। देखिए, अगर आपको फसल उगाना है ना तो आपको नदी का पानी तो चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और कृषकों यानी जो किसान होते हैं उसकी मेहनत भी चाहिए। ये ओलावृष्टि से नुकसान होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर नहीं होगा ये आंसर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है। शारीरिक परिश्रम से, प्राकृतिक उपादानों से, वायु की शुद्धता से, फसल निर्माण से। राइट आंसर है इसका फसल के निर्माण से, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हाथ। क्या हो जाएगा? हाथ। जो फसल होती है ना वो हाथ की महिमा ही होती है। किसान क्या करते हैं, अपने हाथों से फसलों को उगाते हैं, तो वो हाथ की महिमा होती है। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है। प्रकृति और नदी का, प्रकृति और मनुष्य का, नदी और सूरज का, मनुष्य और मिट्टी का। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रकृति और मनुष्य का योगदान है, ठीक है, सहयोग का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है फसल को थिरकना कौन सिखाता है। हाथ, पानी, सूरज, या फिर हवा। तो हवा के कारण ही फसलें क्या होती, लहलहाती है, तो वही थिरकना सिखाता है हवा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि फसलों में किसकी मेहनत छिपी हुई है। तो फसलों में जो मेहनत छिपी हुई है वह किसकी छिपी हुई है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, किसानों की। देखिए, यदि आप लोग इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम यहाँ से पढ़ लिए हैं, बुक से भी पढ़ लिए हैं, और चाहते हो कि नहीं हम इसका प्रैक्टिस कर लें, मतलब कि एग्ज़ाम दे दें आप इसका, अगर आप चाहते हो कि टेस्ट के पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहाँ पे क्यूज सेक्शन दिखाई देगा। क्यूज सेक्शन में जाने के बाद जो है आप वहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हो, अपना टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि बच्चों की माँ मध्यम ना बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता। बच्चे की खिलखिलाहट, नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान, शिशु का अभायुक्त मुख, या फिर धूल से सने हुए शिशु को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, धूल से सने हुए शिशु को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है। बताइए। अनफा, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इंग्लिश टाइप हो गया। माँ, बहन, या फिर अतिथि। तो कौन कराता है? माँ कराती है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि बच्चा कवि को कैसे देख रहा है। तिरछी नज़रों से, डर डर करके, रो करके, या फिर हंस हंस करके। राइट आंसर है इसका तिरछी नज़रों से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि कवि बच्चों का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है। स्वयं से, प्रवासियों से, माँ से, या आसपास के लोगों से। राइट आंसर हो जाएगा स्वयं से, ऑप्शन नंबर 1। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है। कवि और बच्चों की, बच्चों और माँ की, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कवि और बच्चों की, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है कि किसकी उंगलियां शिशु को मधुपर्क का पान कराती है। कवि की, बच्चे की माँ की, बच्चों के परिजन की, बच्चों की माँ और पिता दोनों की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की माँ की, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कवि किसके थकने की बात कह रहा है। स्वयं, पत्नी, शिशु, या फिर शिशु के माँ। राइट आंसर हो जाएगा शिशु के, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है। नव शिशु, युवा, अतिथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नव शिशु, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल जात, ठीक है, जल जात का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। गुलाब का फूल, कमल का फूल,
जूही का फूल, बेली का फूल। तो ऑप्शन नंबर 2 कमल का फूल, क्योंकि ये पानी में ही खिलता है। देखोगे आप, कीचड़ इसका नाम दिया जाता है लेकिन कीचड़ में ये खिलता नहीं है। मैंने देखा है बहुत बार कमल के फूल को, वो पानी में ही खिलता है। मतलब कहीं पर पानी जमा होता है ना कीचड़ में, तो पानी में देखोगे कि आपको ये फूल खिलता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको कहा जाता है जलजात। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा, लेटर कंप्लीट कराया जाएगा, पैराग्राफ कंप्लीट कराया जाएगा, सभी कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। इंग्लिश का भी वीडियो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप इंग्लिश अगर अभी तक नहीं देखे हो तो इंग्लिश को देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए रोज़ शाम 7 बजे मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।